चलिए, हमने पिछले क्लास में क्या स्टडी किया था उसको देखिए। रोहित गुड मॉर्निंग बेटा। हमने स्टार्ट किया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसको इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कहते हैं, रिस्क एंड रिटर्न। तो मैंने कहा था कि आपके पास जो वेल्थ है उसको इन्वेस्ट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट का दो मेन आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी रिटर्न मैक्सिमाइज होनी चाहिए और रिस्क क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए। इस दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए यदि गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क को मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन आपकी जो रिटर्न मैक्सिमाइज होनी चाहिए वो वाले ऑब्जेक्टिव आपको अचीव नहीं हो पा रहा। तो रिटर्न मैक्सिमाइज होने के लिए आप कैपिटल मार्केट में गए, बहुत सारे इक्विटी में आपने इन्वेस्ट किया, बहुत सारे बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया। अंकिता गुड मॉर्निंग बेटा। बहुत सारे इक्विटी में, बहुत सारे बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया, बहुत सारे सेक्टर्स में आपने इन्वेस्ट किया और वहाँ से आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो गया, लेकिन वहाँ पर रिस्क आपका भी मैक्सिमाइज हुआ। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्टडी करनी होती है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्टडी करने से हमें क्या होता है, रिटर्न को मैक्सिमाइज किया जाता है और रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आपको जो स्टडी करनी है वो सारी टॉपिक है ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल, एफिशिएंट हाइपोथेसिस। ये जो स्टडी करनी है इसी के अंदर आपके पास आ जाएगा बीटा, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क, ये सारे इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें आपको मैंने कहा था कि अगर सपोज कीजिए 10 लाख रुपीज़ है तो इस 10 लाख रुपीज़ को कैसे इन्वेस्ट करोगे। तो प्रिडिक्शन 1 हो जाता है, प्रिडिक्शन 2 कि आने वाले टाइम में 100% कोल्ड होगा, विंटर होगा। तो अगर आपने वुलन क्लॉथ में इन्वेस्ट किया तो 30% रिटर्न आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अगर आने वाले टाइम में समर होगा तो एयर कंडीशन में 30% का रिटर्न होगा। तो अगर आपने 100% यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है वुलन क्लॉथ में, तो अगर समर हुआ तो आपका 0% रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा था कि आप डाइवर्सिफाई करो कि मीन एटलीस्ट आपका कुछ ना कुछ रिटर्न आए, चाहे वो समर हो जाए चाहे वो विंटर हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई वुलन क्लॉथ में इन्वेस्ट किया, एयर कंडीशन में इन्वेस्ट किया और वेल्थ डाइवर्सिफाई किया। तो यहाँ पे ₹5 लाख का 30%, यहाँ पे ₹5 लाख का 30% रिटर्न 100% श्योर होगा। कि आप अगर मान लिया जाए कि विंटर हो गया तो वुलन क्लॉथ से आपने 30% कमाया 5 लाख पे, अगर समर हो गया तो आप क्या करेंगे, किस पे कमाएंगे, आप कमाएंगे समर एसी पे, एयर कंडीशन पे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम दो ऐसे सिक्योरिटी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइसक्रीम और एयर कंडीशन। तो देखिए ये दोनों आपको तभी आपको प्रॉफिट देगा जब आपका समर होगा, आइसक्रीम और एयर कंडीशन तभी प्रॉफिट देगा जब आपकी समर होगा। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन दोनों में आपने इन्वेस्ट किया, अगर मान लीजिए विंटर आ गया, दोनों में इन्वेस्ट किया, विंटर आ गया, तो उस केस में आइसक्रीम से भी रिटर्न 0 हो जाएगा, एयर कंडीशन से भी रिटर्न 0 हो जाएगा। ये समर के केस में ही आपको प्रॉफिट देगा। अगर आपने आइसक्रीम में इन्वेस्ट कर दिया, एयर कंडीशन में इन्वेस्ट किया, विंटर आ गया, तो आपको 0 से रिटर्न 0 हो गया। तो हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन में नहीं पॉजिटिव कोरिलेशन सिक्योरिटीज में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। वी शुड डाइवर्सिफाई इन द पोर्टफोलियो हैविंग नेगेटिव कोरिलेशन लाइक एयर कंडीशन एंड वुलन क्लॉथ। एयर कंडीशन और वुलन क्लॉथ में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विच वी शुड सेलेक्ट बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। बहुत सारे सिक्योरिटी को सिलेक्ट करनी है for maximizing the return and minimizing risk. For given level of return we should select the securities having lower risk. At given level of risk we should select the securities having higher risk. ये मैंने बताया था, मैंने 3 केसेस बताया था। गिवन लेवल ऑफ रिटर्न का मतलब अगर रिटर्न कांस्टेंट है तो हमें उस सिक्योरिटी को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपका
रिटर्न रिस्क जो है, रिटर्न रिस्क जो है वो कम हो, तो बी में इन्वेस्ट करेंगे केस फर्स्ट में। सेकेंड केस में आप रिटर्न 25% है, 20% है, रिस्क आपको 12% है, 12% है, तो इसमें कंपनी ए में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इसका रिटर्न आपका ज़्यादा है, कांस्टेंट आपको क्या है यहाँ पे रिस्क है। और यहाँ पे दूसरा कंपनी सी के केस में अगर रिस्क और रिटर्न दोनों डिफरेंट रहता है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बेस पे सेलेक्ट करेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था रिटर्न का जो डाटा होता है वो आपकी पास्ट डाटा देख के, पास्ट डाटा को देख के हम आगे की डाटा को एस्टिमेट कर सकते हैं, तो उसको भी रिटर्न निकाला जा सकता है। एक होता है प्रपोज डाटा, प्रपोज डाटा में आने वाला क्या पॉसिबिलिटीज है रिटर्न को निकालने का, उसको तो एक तो एवरेज रिटर्न के बेसिस पे निकालते हैं जो यहाँ पे आया है, और दूसरा आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न को प्रोबेबिलिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। फिर मैंने पढ़ाया था आपकी ये आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न में आपका दो मेन पॉइंट होता है, एक आपका होता है कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा होता है आपका डिविडेंड यील्ड। कैपिटल एप्रिसिएशन ये वाली मैंने लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें आपको बताया था, ठीक है। अब चलिए हम आपको अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने रिटर्न के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था और रिटर्न मैंने समझाया था कि एक तो होता है एवरेज रिटर्न, दूसरा होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब मैंने आपको रिस्क के बारे में बताता हूँ। रिस्क, चलिए रिस्क के बारे में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 कंपनीज है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है और एक कंपनी सी है। 3 कंपनी है। यहाँ पे मैंने कहा ईयर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 साल में क्या आपको रिटर्न आ रहा है, 5 साल में आपके पास क्या रिटर्न आ रहा है। तो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी में आपने इन्वेस्ट किया है। सपोज कीजिए 194 रिटर्न आया, यहाँ पे 206 रिटर्न आया, यहाँ पे 196 रिटर्न आया, 204 रिटर्न आया, यहाँ पे 200 का रिटर्न है, यहाँ पे 200 का रिटर्न है, यहाँ पे 200 का रिटर्न है, 200 का रिटर्न है, 200 का रिटर्न है। अब यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने कहा टोटल रिटर्न आपके पास कितना होगा। यहाँ पे टोटल रिटर्न यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1000 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1000 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि एवरेज रिटर्न क्या कर सकते हैं आप बताइए। एवरेज रिटर्न 1000 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई 5, ये भी आपका 200 हो जाएगा। यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई 5, ये भी आपका 200 हो जाएगा। अब बताइए अंकिता, रोहित, आप लोग बताओ, अगर आपको सिलेक्शन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रिटर्न के बेसिस पे सिलेक्शन करनी है, आप बताइए कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी तीनों का में कौन सा बेस्ट है। एवरेज रिटर्न के बेसिस पे आपको सिलेक्शन करनी है। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी तीनों में बेस्ट कौन सा है, एवरेज रिटर्न के बेसिस पे सिलेक्शन करनी है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रिटर्न के बेसिस पे आपको सिलेक्शन करनी है कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी के केस में। तो कौन सा बेस्ट है आप बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रिटर्न के बेसिस पे आप क्या कहेंगे, एवरेज रिटर्न के बेसिस पे। हाँ जी रोहित, अंकिता बताओ, एवरेज रिटर्न के बेसिस पे हम तीनों कंपनी में कौन सा कंपनी बेस्ट है आप बताइए। तीनों कंपनी में बेस्ट कौन सा है एवरेज रिटर्न के बेसिस पे, आप लोग बताओ। एवरेज रिटर्न के बेसिस पे कौन सी कंपनी बेस्ट है।
बताइए। एवरेज रिटर्न के बेसिस पे कौन सी कंपनी आपको बेस्ट है, बताइए। यहाँ पे एवरेज रिटर्न आपका कौन सा बेस्ट है। एवरेज रिटर्न कंपनी ए का 200 है, एवरेज रिटर्न कंपनी बी का 200 है, एवरेज रिटर्न कंपनी सी का 200 है। तो भाई अंकिता आपने कहा कि कंपनी बी बेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रिटर्न ऑल थ्री कंपनीज आर इक्वली लाइकली। एवरेज रिटर्न तो तीनों कंपनी का 200 200 200 है, तो 200 200 200 आपको एवरेज रिटर्न दोनों में है। तो ऑल थ्री कंपनीज आर इक्वली लाइकली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रिटर्न। ऑल थ्री कंपनीज आर equally likely on the basis of average return। एवरेज रिटर्न के बेसिस पे तीनों कंपनी इक्वली लाइकली है। सिंस ऑल थ्री कंपनीज हैज सेम रिटर्न 200, तीनों कंपनी का सेम रिटर्न कितनी है भाई 200 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑल थ्री कंपनीज है एवरेज रिटर्न 200। लेकिन अगर आप दिमाग से आप सोचेंगे तो भाई तीनों कंपनी में बेस्ट कौन सा है, जो अंकिता ने बताया बेस्ट किसने है, कंपनी बी में है। कंपनी बी बेस्ट क्यों है, कंपनी बी बेस्ट क्यों है, क्योंकि भाई ईच ईयर उनकी रिटर्न 200 200 200 है, जो एग्जैक्टली आपको एवरेज रिटर्न के बराबर है। हर एक कंपनी 200 200 200 है, जो एग्जैक्टली किसके बराबर है, एवरेज रिटर्न के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है, उस कंपनी में जिसमें आपकी डेविएशन नहीं हो, इंडिविजुअल रिटर्न में और आपको एवरेज रिटर्न में कोई डेविएशन नहीं हो, उसको कहते हैं कोई रिस्क नहीं है। भाई आपको हमेशा ऐसी कंपनी जो सेम रिटर्न देता रहे, तो एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई कंपनी बी इज द बेस्ट। वाई कंपनी बी इज द बेस्ट, बिकॉज इन दिस कंपनी देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम एवरेज रिटर्न एंड इंडिविजुअल रिटर्न। कंपनी ए बी को बेटर माना जा सकता है, कंपनी ए में बहुत ही कम डेविएशन है, तो यहाँ पे कहेंगे नो रिस्क। यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे नो रिस्क। आप देखिएगा यहाँ पे नो रिस्क कहेंगे। क्यों नो रिस्क कहेंगे, क्योंकि डेविएशन नहीं है। यहाँ पे कहेंगे लो रिस्क, यहाँ पे कहेंगे लो रिस्क, बहुत लो डेविएशन है तो लो रिस्क कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, एवरेज रिटर्न आपको तो 200 है, लेकिन कभी रिटर्न आपको 0 आ जाता है, कभी 1 हो जाता है, कभी 994 हो जाता है, 994 हो जाता है। तो भाई यहाँ पे एवरेज रिटर्न आपका 200 है, तो यहाँ पे हाई रिस्क है। यहाँ पे क्या है बेटा, हाई रिस्क है। यहाँ पे आपके पास हाई रिस्क है, यहाँ पे नो रिस्क है, यहाँ पे लो रिस्क है, तो यहाँ पे आपके पास हाई रिस्क है। यहाँ पे आपके पास क्या है, हाई रिस्क है। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल जो रिटर्न है वो एवरेज रिटर्न से अगर डेविएट ज़्यादा करता है, ज़्यादा डेविएट करता है, वो ज़्यादा रिस्की है। और इंडिविजुअल रिटर्न से जो डेविएशन कम करता है वो आपको क्या है, कम रिस्क है, वो आप उसको उसमें क्या कहेंगे, कम रिस्क है। द सिक्योरिटी हैविंग हाई डेविएशन। तो रिस्क मेजरमेंट एक टूल्स होता है, बताइएगा रिस्क मेजरमेंट टूल्स क्या कहेंगे, रिस्क मेजरमेंट एक टूल होगा, रिस्क मेजरमेंट टूल्स। उस टूल्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। उस टूल्स को क्या कहेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। उस टूल्स को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसी टूल्स है जिसमें आपको रिस्क को मेजर करता है, जो यह बताता है डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन
फ्रॉम इट्स एवरेज ऑब्जर्वेशन, डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स एवरेज ऑब्जर्वेशन। तो डेविएशन कैसे निकलता है, xi माइनस एक्स बार, xi माइनस एक्स बार। तो xi माइनस एक्स बार डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, इसका जो सम करेंगे हमेशा जीरो हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। तो जीरो की इम्पैक्ट को हटाने के लिए इसको क्या कर देते हैं हम, एक्स स्क्वायर करके हम डिवाइड कर देते हैं अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये आपका फॉर्मूला हो गया, क्या चीज़ का ये फॉर्मूला हो गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन एक रिस्क मेजरमेंट टूल्स है जो कि रिस्क को मेजर करता है। कैसे हम समझेंगे रिस्क मेजरमेंट टूल्स है, तो ये क्या बतलाता है कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की डेविएशन, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की डेविएशन, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की डेविएशन उसकी एवरेज जो आता है उससे कितना डेविएट करता है, कितना डेविएट करता है। जो जितना ज़्यादा डेविएट करेगा वो ज़्यादा रिस्की होगा, जो जितना ज़्यादा डेविएट करेगा वो ज़्यादा रिस्की होगा, जो कम डेविएट करेगा वो कम रिस्की होगा, जो जितना ज़्यादा डेविएट करेगा वो ज़्यादा रिस्क होगा, जो जितना कम डेविएट करेगा वो कम रिस्क होगा। जितना ज़्यादा डेविएट करेगा वो ज़्यादा रिस्की होगा, जितना कम डेविएट करेगा वो कम रिस्क होगा, ठीक है ना। तो दिस इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ रिस्क मेजरमेंट टूल्स। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, रिस्क मेजरमेंट टूल्स होता है यहाँ पे। बट मैंने आपको एवरेज रिटर्न के बेसिस पे तीनों तो इक्वली लाइकली है, लेकिन हमने बट कंपनी बी हैज नो डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन from its average observation. Hence, company B has no risk. Company B has no risk. उसको पास कंपनी बी के पास क्या है, कोई रिस्क नहीं है। कंपनी बी के पास कोई रिस्क नहीं है, कंपनी बी के पास, कंपनी बी हैज नो डेविएशन। लेकिन जो कंपनी ए है बहुत ही लो डेविएशन है। कंपनी ए हैज वेरी लो डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन from its average observation. Hence, company B has very low risk. Company B has very low risk. कंपनी बी हैज वेरी लो रिस्क। अब आ जाता है कंपनी सी। कंपनी सी हैज ह्यूज डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स एवरेज observation. Hence, company C has huge risk. अब देखिएगा, जो कंपनी के पास ज़्यादा डेविएशन है इसको कहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ये सारे आपके इंडिविजुअल 0, 1, 2, 3, 994 इसको कहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इसको कहते हैं एवरेज ऑब्जर्वेशन। जिस कंपनी के पास ज़्यादा रिस्क है वो ज़्यादा डेविएट करेगा, जिस कंपनी के पास कम रिस्क है वो कम डेविएट करेगा, और जिसके पास डेविएशन है नहीं उसको रिस्क नहीं कहते। इसका मतलब डेविएशन मेजरमेंट रूल्स, डेविएशन मेजरमेंट, हाँ जी,
अंकिता, रोहित, आप लोगों को समझ आया वाला पॉइंट? ये जो पॉइंट मैंने लिखा है समझ आया बेटा आप लोगों को? कंपनी बी हैज ए हैज वेरी लो डेविएशन। हाँ जी, ये वाला पॉइंट समझ आया? इसका मतलब डेविएशन मेजरमेंट टूल्स को क्या कहते हैं? रिस्क मेजरमेंट टूल्स। डेविएशन मेजरमेंट को क्या कहते हैं? रिस्क मेजरमेंट टूल्स। हियर डेविएशन measurement tools is said to be risk measurement tools. Risk measurement tools. It is a standard deviation. A standard deviation. It is represented by this and it is given by स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम निकालते कैसे हैं? xi x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अगर सपोज कीजिए आपके पास एक डाटा है xi, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 15 है। ये आ गया। अब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि आप एवरेज रिटर्न निकालिए। ये आपका रिटर्न ऑफ एक्स, रिटर्न ऑफ एक्स। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड एवरेज रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालिए एवरेज रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस क्वेश्चन में हम अगर इक्वल सबको ऐड करते हैं तो क्या आएगा बताइए? ऐड करेंगे तो कितना होगा? 40 40 80 130 130। तो आपका यहाँ पे एवरेज रिटर्न कितना हो जाएगा बताइए आप? एवरेज रिटर्न समेशन xi डिवाइडेड बाई n 130 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना हो जाएगा? 130 डिवाइडेड बाई 5, 130 डिवाइड 5 ये 26 हो जाएगा। यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब सुनिए, अब आपको क्या करनी है? यहाँ पे xi माइनस एक्स बार, xi माइनस एक्स बार 25 माइनस 26 माइनस 1 20 माइनस 26 ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस 26 माइनस 6 30 माइनस 26 30 माइनस 26 4 40 माइनस 26 ये 14 15 माइनस 26 ये आपको यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो अगर ये इसका सम ऐड करेंगे आप तो ये आपको -11 -6 ये कितना हो जाएगा? -17 और -1 ये हो जाएगा 80 और 14 प्लस 18 ये भी 80। तो सम इसका कितना हो जाएगा? सम ऑफ x माइनस एक्स बार हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो। तो एक बात आप माइंड में रखिएगा, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। ये वाला पॉइंट आपको हमेशा याद रखनी है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का इसको स्क्वायर करके रखना है।
तो x माइनस एक्स बार का हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 136, 16, 296, 121, 296 नहीं 196 होगा यहाँ पे, 196। अब इसको एक स्क्वायर करके हमें क्या करनी है, इसको सम करना है, सम। तो सम कैसे, कितना होगा, प्लस 121, 16, 36, 1, तो ये हो जाएगा 370। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें कितना होगा, डेविएशन आपको ऐसे निकालेंगे हम, डिवाइड बाई n। तो ये आपको कितना आ गया, 370 डिवाइडेड बाई 5, रूट अंडर 5 करेंगे तो 74 हो जाएगा। इसका रूट ले लेंगे तो 8.60, ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, 8.60 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपको डेविएशन मेजर करता है 8.60। तो डेविएशन कैसे मेजर करता है उसको आप लोग समझने की जरूरत है। डेविएशन कैसे मेजर करता है, हमारे पास एवरेज रिटर्न आपके पास कितनी है, एवरेज रिटर्न हमने निकाला 26। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 8.60, यहाँ पे 8.60 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 8.60 का मतलब हमारी रिटर्न 26 प्लस 8.60 भी हो सकता है, 26 माइनस 8.60 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे 26 प्लस 8.6, तो ये 34.6 भी रिटर्न हो सकता है, या आपको माइनस 8.6 करेंगे तो 17.4 भी रिटर्न हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये। तो ये आपको एक डेविएशन बताता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर रिस्क, जिस ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है उसको हम कहते हैं लो रिस्क है, उसका क्या कहते हैं हम, लो रिस्क है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स रिस्क मेजर करता है। द डाटा हैविंग हाई स्टैंडर्ड डेविएशन will have high risk and the data having low standard deviation has low risk। अब सुनिए, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, दो कंपनी है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन है, कंपनी ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 12% है, कंपनी बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13% है। तो किसके पास ज़्यादा रिस्क है, कंपनी ए के बी के पास ज़्यादा रिस्क है क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। हेयर कंपनी बी हैज हाई रिस्क कंपेयर
company A, compared to company A, because since company A, B has high standard deviation in compared to कंपनी ए, कंपनी बी के पास हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो जिस कंपनी के पास ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो ज़्यादा रिस्की होता है, जिस कंपनी के पास लो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है लो रिस्की है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब एवरेज रिटर्न से उतना उससे ज़्यादा भी रिटर्न हो सकता है, एवरेज रिटर्न से उससे कम भी रिटर्न हो सकता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? अंकिता, रोहित, बताओ ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों का क्लियर हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्लियर हो गया, रिस्क मेजरमेंट टूल्स होता है। हाँ जी, क्लियर हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रिस्क को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? रिस्क को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? रिस्क को, हाँ जी बताइए। क्लियर हो गया? अब रिस्क को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? रिस्क क्या होता है? एनी एडवर्स हैपनिंग, एनी एडवर्स हैपनिंग is said to be risk. Risk refers to the possibility that expected return may not materialize. Expected return may not materialize. Risk refers to possibilities that expected return may not materialize. Expected return may not materialize. Expected return may not materialize. That is, or the investment may be sold. The investment may be sold for a price less than paid for it. अगर हमने जो सोचा उतना रिटर्न नहीं आया उसको क्या कहेंगे? रिस्क कहेंगे, एडवर्स। आपने कोई इन्वेस्टमेंट 50 लाख में परचेज किया हुआ है, उसको बेचना पड़ जाए 40 लाख में, तो भी एक रिस्क है। देयर इज नो रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट और रिटर्न में बी लोअर देन द एक्सपेक्टेशन। देयर इज नो रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट or return may be less than expectation। या तो रिटर्न हो नहीं, या रिटर्न हो भी तो एक्सपेक्टेशन से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं उसको। दैट इज अ रिस्क। रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, इट इज मिनिमाइज्ड। रिस्क को 100% हम खत्म नहीं कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं टू द सम एक्सटेंट। रिस्क कैन नॉट बी eliminated completely. It is minimized to some extent. हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं सम एक्सटेंट विथ प्रॉपर रिस्क मेजरमेंट टूल्स। सम एक्सटेंट विथ प्रॉपर रिस्क
measurement tools with proper risk measurement, proper risk minimization मेथड। हम रिस्क मिनिमाइजेशन मेथड के बेसिस पे हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि भाई एवरेज रिटर्न के बारे में कल बताया था, आज रिस्क के बारे में बता रहा हूँ। रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है डेविएशन को रिस्क मेजरमेंट रिस्क कहा जाता है। आपकी रिटर्न अनसर्टेनिटी को रिस्क कहा जाता है। आपको एडवर्स इफेक्ट को रिस्क कहा जा सकता है। आपने जो रिटर्न सोचा वो रिटर्न आपके पास नहीं आया, उसको हम रिस्क कहेंगे। आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा 50 लाख में, उसको बेचना पड़ जाए 30 लाख में, उसको क्या कहेंगे? रिस्क कहेंगे। या तो आपकी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आया नहीं है, आया भी तो कम आया, उसको क्या कहेंगे? रिस्क कहेंगे। रिस्क को हम 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे रोड पे आप चलते हैं तो आपको एक्सीडेंट होने का रिस्क है, लेकिन क्या एक्सीडेंट को 100% आपको एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रैफिक रूल को फॉलो करेंगे तो आपका रिस्क क्या होगा? एक्सीडेंट का कम हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। दैट इज अ रिस्क। ठीक है ना? तो रिस्क इट इज अ मिनिमाइज टू सम एक्सटेंट प्रॉपर रिस्क मेजरमेंट मिनिमाइजेशन मेथड। ठीक है ना? तो ये जो आपका और उसको रिस्क कहा जाता है। अब मैंने ये जो डाटा बताया स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का, ये जो तरीका बताया मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का, ये जो तरीका है वो आपका वह तरीका है जो आपके पास डाटा के बेसिस पे रिटर्न दिया हो तो कैसे निकालते हैं। तो प्रपोज डाटा के बेसिस पे हमारे पास क्या चीज़ें आता है? प्रपोज डाटा। तो प्रपोज डाटा में आपको क्या होता है? कुछ स्टैटिकल टूल्स होता है। प्रपोज्ड डाटा माने आने वाले टाइम का डाटा में कुछ स्टैटिकल टूल्स होता है। स्टैटिकल टूल प्रपोज डाटा में आपको सम स्टैटिस्टिकल टूल्स होता है। उस टूल्स को हम समझते हैं। सबसे पहले होता है रैंडम वेरिएबल। रैंडम एक वेरिएबल होता है। उसके बाद होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसके बाद होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारी प्रपोज डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये सारी चीजों को हम बताते हैं एक एक करके। अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रैंडम वेरिएबल पे। रैंडम वेरिएबल होता क्या है इसको पहले समझिए। व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल होता क्या है इसको आप लोग समझिए। देखिए, ऐसी वेरिएबल जो अनसर्टेन हो उसको क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। जैसे कोई कॉइन को टॉस करेंगे, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो आपको हेड आ सकता है या तो आपको टेल आ सकता है, उसको कहते हैं रैंडम वेरिएबल। जैसे किसी डाई को आप थ्रो करेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, उसको क्या कर सकते हैं? रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। तो अ वेरिएबल इज सेड टू बी रैंडम वेरिएबल। अ वेरिएबल इज said to be random variable। random variable whose value depends upon its outcomes। whose value depends upon its outcomes। For example, tossing a coin 3 times, there may be tossing a coin 3 times,
and appearing head is considered to be सक्सेस। अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो हेड आएगा तो सक्सेस होगा। अब देखिएगा सैंपल स्पेस आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पे सैंपल स्पेस आपके पास क्या हो सकता है। हम ऐसे करेंगे भाई, तीनों बार टेल 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 आ गया, हेड आया ही नहीं, तो तीनों बार टेल 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 आ गया। हो सकता है कि टेल टेल पहले 2 बार आया, लास्ट टाइम हेड आया। हो सकता है कि टेल पहले आया, हेड बाद में आया, फिर टेल आ गया। हो सकता है कि पहले हेड आया, बाद में दोनों बार टेल आया, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि पहले बार टेल आया, बाद में दोनों बार हेड आ गया। हो सकता है कि पहले बार हेड आया, बीच में टेल, फिर हेड। हो सकता है कि हेड हेड पहले आया, बाद में टेल। हो सकता है तीनों बार आपकी हेड आ जाए। अब सुनिए, तीनों बार आपका हेड आ जाए तो हेड आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज होता है, ये पॉसिबिलिटीज होता है। तो आपको यहाँ पे समझना क्या पड़ेगा, यहाँ पे समझना क्या पड़ेगा, देखिएगा ये तीनों इस केसेस में आपकी जो एक्स का जो वैल्यू था वो आपको 0 हो गया, ये जो वैल्यू था 0 हो गया। इस तीनों केसेस में x इक्वल टू आर जो आपको हेड आना चाहिए था, यहाँ पे 0 क्यों आएगा, 0 क्यों हुआ, क्योंकि हेड जो आप सोच रहे हैं वो आपका 0 आ गया। यहाँ पे हेड जो सोच रहे हो 1 बार आया, इस केस में आपके पास क्या होगा, जो हेड सोच रहे हैं वो आपको 2 बार आ गया, 2 बार आ गया। यहाँ पे जो हेड सोच रहे हैं वो आपका 3 बार आ गया। तो इसको क्या कहते हैं, आपको रैंडम वेरिएबल कह सकता है। हो सकता है जो आप टारगेट कर रहे हैं वो 0 बार आ जाए, हो सकता है जो टारगेट कर रहे हैं वो 1 बार आ जाए, हो सकता है जो टारगेट कर रहे हैं वो 2 बार आ जाए, हो सकता है जो टारगेट कर रहे हैं वो 1 बार 3 बार आ जाए। तो दिस जस्ट सेड टू बी रैंडम वेरिएबल, जिसकी वैल्यू आपकी आउटकम्स पे डिपेंड करता है, उसको क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। अब देखिए एक और, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रैंडम वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आर से। तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है। अब आपको इनका एक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पहले आप देखिएगा, आपने कहा कि रैंडम वेरिएबल हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। एक होता है इसकी प्रोबेबिलिटी को साथ लिखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी को भी लिखिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई उसको आने की चांसेस कितनी है, उसकी आने की चांसेस कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड आने की चांसेस कितनी है, तो 0 हेड, देखिएगा 0 हेड आने का चांसेस एक ही है, जब तीनों बार टेल 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 आएगा तो 0 हेड आने की चांसेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई सैंपल स्पेस तो आपके पास यही है ना, टेल टेल टेल, उसके बाद टेल हेड टेल, उसके बाद हेड टेल टेल, उसके बाद टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, आपको हेड हेड टेल, हेड हेड हेड। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ये,
तो भाई जीरो हेड आने का, अगर ये तीनों केस में अगर टेल आ गया तो जीरो हेड आएगा, तो आपको नंबर ऑफ फेवर 1 करेगा टोटल 8 में। 1 हेड आने की चांसेस कितनी है, तो ये 3 केसेस हैं जो कि 1 हेड आ सकता है, तो इसको कहते हैं 3/8। भाई 2 हेड आने की चांसेस कितनी है, तो 2 हेड आने की चांसेस इस केस में हो सकता है, तो 3/8। अगर मान लीजिए 3 हेड आने की चांसेस कितनी है, तो 3 हेड तो एक ही केस है ना, तो टोटल 8 में एक बार चांसेस है कि 3 हेड। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि प्रोबेबिलिटी को लिखा किसके कंपेयर में लिखा, प्रोबेबिलिटी को उसकी रैंडम वेरिएबल को। तो यहाँ पे 8 1/8, यहाँ पे 3/8, यहाँ पे 3/8, यहाँ पे 1/8। तो जब आपको यहाँ पे आपने लिखा, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब रैंडम वेरिएबल को उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ लिख देते हैं, रैंडम वेरिएबल को उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ लिखते हैं, उनको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब रैंडम वेरिएबल को उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ लिखते हैं, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो when random variable is written with corresponding probability, then it is said to be probability distribution. When random variable is written with corresponding probability, then it is said to be probability distribution. Probability distribution, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। दैट इज सेड टू बी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, expected value. It is a average value, और मीन वैल्यू। It is represented by EX and it is given by एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, ये आपकी यहाँ पे XI आ जाता है, तो XI को हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। 1/8, 3/8, 3/8, फिर 1/8, इनकी आपकी प्रोबेबिलिटी, ये आपका XI, रैंडम वेरिएबल को XI कहा जाता है। हो सकता है कि आपका 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। तो आपको पूछा जाएगा कि एवरेज वैल्यू निकालिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालिए। आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालिए, मीन वैल्यू निकालिए, एवरेज वैल्यू निकालिए, तो तीनों केसेस में जो प्रोपोज डाटा होता है, प्रोपोज डाटा आने वाले टाइम का डाटा होता है, प्रोबेबिलिटी में डाटा होता है,
तो उस केस में हम EX से रिप्रेजेंट करते हैं समेशन PI XI लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, PI XI, आज तीनों को हम ऐड कर देंगे, 0, 3/8, 6/8, 3/8, तो ये 12/8 हो गया। तो एवरेज डाटा आपके पास 12/8 आ गया, दैट इक्वल टू 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। अब एक आता है दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो पास्ट डाटा के बेसिस पे मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन जब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। लेकिन यहां पे इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब आप कैसे लिखते हैं, जब आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब आप कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। हम लिखते हैं समेशन PI XI, जो मीन है ना, यहाँ पे मीन है, ये भी तो मीन ही है ना, तो माइनस आपको क्या लिखते हैं, EX का यहाँ पे होल स्क्वायर लिखते हैं। इसको अगर और सी एक्सपांड करेंगे तो थोड़ा और एक्सपांड करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन PI XI का एक्स स्क्वायर, सिर्फ x का एक्स स्क्वायर को, x की एक्स स्क्वायर, रैंडम वेरिएबल को एक्स स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपेक्टेड x जो मीन वैल्यू है उसको एक्स स्क्वायर कर दीजिए। तो मैं या तो दोनों फॉर्मूला से स्टैंडर्ड डेविएशन में प्रूव करता हूँ, इस फॉर्मूला से पहले बनाता हूँ, इस फॉर्मूला से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, XI माइनस एक्सपेक्टेड x। तो XI 0 माइनस एक्सपेक्टेड x हमने क्या निकाला है, एक्सपेक्टेड x हमने क्या निकाला है 3/2। तो यहाँ पे 0 माइनस 3/2, माइनस 3/2 हो जाएगा। 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। 2 माइनस 3/2 1/2, 3 माइनस 3/2 ये माइनस 3/2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको एक्स स्क्वायर करोगे, x माइनस EX का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब करोगे तो माइनस 3/2 का एक्स स्क्वायर दैट इज 9/4, 1/4, 1/4, 9/4 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी है, तो आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे PI XI माइनस एक्सपेक्टेड x का होल स्क्वायर, XI माइनस एक्सपेक्टेड x का होल स्क्वायर। तो 1/8 इंटू 9/4 दैट इक्वल टू 9/32 हो जाएगा। फिर 3/8 इंटू 1/4 3/32 हो जाएगा। 3/8 इंटू 1/4 ये 3/32 हो जाएगा। फिर 1/8 इंटू 9/4 9/32 हो जाएगा। ये आपको कितना हो जाएगा, आपको 24/32। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में जो ये वाली फॉर्मूला जब अप्लाई आप करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर 24/32 इक्वल टू यहाँ पे 8 से 3/4 रूट 3/2 इतना आ जाएगा।
√3/2 ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने ऑलरेडी इंटरप्रेट करके बताया है आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ऑलरेडी इंटरप्रेट करके मैंने बताया था। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि हम क्या ये वाली फॉर्मूला हम बनाएंगे तो क्या वही आपका आंसर आएगा? हाँ जी, वही आंसर आएगा। तो इसको मैं प्रूव करके आपको बताता हूँ। तो अल्टरनेटिव फॉर्मूला आपके पास क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का? अल्टरनेटिव फॉर्मूला, अल्टरनेटिव क्या है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का? अल्टरनेटिव क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का? तो अल्टरनेटिव ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट अंडर समेशन पी एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसके बेसिस पे हमारे पास जो डाटा था वो क्या था? देखिए यहाँ पे एक्स आई 0 1 2 3, यहाँ पे पी आई था 1/8 3/8 3/8 1/8। अब आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी आई एक्स आई। अब इसको मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ पे 3/8 हो गया, यहाँ पे 6/8 हो गया, यहाँ पे 3/8 हो गया। अब पी आई एक्स आई आ गया। यहाँ पे पी आई एक्स आई तो यही तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको वही तो होता है पी आई एक्स आई, दैट इक्वल टू यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12/8 दैट इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे ये तो आ गया हमारे पास -3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए पी आई एक्स आई स्क्वायर, पी आई एक्स आई का स्क्वायर, पी आई एक्स आई का स्क्वायर। अब सुनिए, यहां पे पी आई एक्स आई तो ऑलरेडी है, एक्स का स्क्वायर। तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे पी, यहाँ पे ए बी है, तो पी आई एक्स आई ए और बी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कैसे होगा? ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिएगा पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3/8 इंटू 1, यहाँ पे 3/8 हो जाएगा। 6/8 इंटू 2 तो 12/8 हो जाएगा। 3/8 इंटू 3 9/8 हो जाएगा। अब तीनों को जब ऐड करेंगे तो 24/8 हो जाएगा। यहाँ पे 24/8, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 24/8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 9/4। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 4, यहाँ पे 12 माइनस 9। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। तो यहाँ इस फॉर्मूला से भी, सेकेंड वाली फॉर्मूला से भी हमारे पास जो आंसर आया स्टैंडर्ड डेविएशन का √3/2 आ गया, जो यहाँ पे मैंने बनाया। तो चाहे हम ये वाली फॉर्मूला यूज करके ये वाला टेबल बनाएं, चाहे हम ये वाली टेबल बनाएं, दोनों से आंसर आपका सेम आता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। हाँ जी रोहित, अंकिता प्लीज बताइए, ये क्लियर हो गया? दोनों से आपका आंसर सेम आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। कोई प्रॉब्लम यहां तक? रोहित, अंकिता बताओ, कोई प्रॉब्लम स्टैंडर्ड डेविएशन में? कोई प्रॉब्लम बताइए आप लोग। दोनों से आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दोनों से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलिए, अब मैं एक बात बताता हूं, जो √3/2 आ गया, अब आ जाता है, अब एक दूसरा आ जाता है फॉर्मूला
वो होता है आपको √3/2। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, अब सुनिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय दिस। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब सुनिए यह क्या बतलाता है, अगर सपोज कीजिए एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, दो कंपनी है हमारे पास, दोनों कंपनी की रिटर्न दी हुई है 20%, 30%, रिस्क दिया हुआ है। रिस्क का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 16 दिया हुआ है। अब कैसा है कि यहाँ पर रिटर्न इंक्रीज किया तो रिस्क भी इंक्रीज किया। तो यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिस, इसको x बार कहेंगे, इनटू 100 भी कर देते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई, ये भी परसेंटेज में, 16 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। तो जब भी आपको रिस्क और रिटर्न दोनों अलग अलग होता है तो डिसीजन हम किसके बेसिस पे लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। तो 12 डिवाइड 30 इंटू 100 दैट इक्वल टू 40% यहाँ पे रिस्क है, और यहाँ पे 16 डिवाइडेड 30 इंटू 100 यहाँ पे 53.33 रिस्क है। तो कौन सा बेस्ट होगा, ये होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न होता है। रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 40% है, और रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न यहाँ पे कितनी है, 53.33% है। तो कौन सा बेस्ट है, ऑफ कोर्स ये 40% वाली बेस्ट है ना, ऑफ कोर्स ये 40% वाली बेस्ट है। तो रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न ये वाली बेस्ट है आपको, दिस इज द बेस्ट, ये आपको बेस्ट है। रिस्क पर यूनिट रिटर्न दिस इज योर बेस्ट, ये आपकी बेस्ट है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस is used to select one security having lower out of two securities in which risk and return both are out of two securities in which risk and return both are different. अब ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मेजर्स रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंट करता है। लोअर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वाले को सिलेक्शन करते हैं।
द सिक्योरिटी हैविंग lower coefficient of variance is selected. लोअर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज सिलेक्टेड. अब बताइए हम कंपनी ए को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं. रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न कंपनी ए का 40% है. रिस्क पर यूनिट रिटर्न कंपनी बी का 53.33% है. तो किसको सिलेक्शन करेंगे. कंपनी ए को सिलेक्शन करेंगे. हम सिलेक्शन करेंगे कंपनी ए को सिलेक्शन करेंगे. ये वाली पॉइंट क्लियर हो गया. चलिए आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं बेटा. तो नेक्स्ट क्लास में इस दोनों पे रिटर्न और रिस्क पे जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. इस बार भी क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में इसी पे. ठीक है चलिए ओके. चलिए आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं बेटा. ओके थैंक यू क्लास. थैंक यू वेरी मच. ओके थैंक यू क्लास. चलिए थैंक यू वेरी मच.